रिसेंटली इन्फोसिस ने निकाल दिया है 700 एम्प्लॉयज़ को, जो फ्रेशर थे मैसूर के कैंपस से। उन लोगों को फायर किया गया है और वो भी फोर्सफुली फायर किया गया है। तो ये हालांकि हमारे एससीपी के साथ इतना ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस करेंगे, इसके ऊपर जानेंगे कि क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं अभी, क्यों फोर्सफुल फायरिंग हो रही है काफ़ी सारे कंपनियों के अंदर, और इस केस में आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको अपना कैरियर बचाना है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो बने रहिए, आज के वीडियो में हम जानेंगे काफ़ी सारे डिटेल्स। तो क्या आपका जॉब सेफ है या फिर आपका जॉब है डेंजर में, क्योंकि काफ़ी सारे जगहों पे अभी आ रहे हैं फायरिंग के न्यूज़, राइट। क्यों रिसेंट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो रिसेंटली इन्फोसिस ने अपने 700 न्यू जॉइनी, जो मतलब जीटी हायर फोर्सफुली रिज़ाइन करने के लिए रिज़ाइन किया है, राइट। सो इंटरनल इवैल्यूएशन का कारण देके उन लोगों को रिज़ाइन करने पे मजबूर किया है और उनको कंपनी से निकाला है। तो क्या है ये प्रोसेस, क्यों ऐसा होता है? तो एक और दो अगर ये ऐसे फोर्सफुल रिजाइन होते हैं, देन वी कैन अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि हो सकता है किसी का इंटरनल इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम हुआ होगा, वो लोग कोप अप नहीं कर पा रहे होंगे टू द सिस्टम और एनवायरनमेंट, वी कैन से एनवायरनमेंट के साथ या फिर टेक्नोलॉजी के साथ वो लोग कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है कि उनको रिज़ाइन करने पे मजबूर किया हुआ होगा। लेकिन जहाँ पे 700 एम्प्लॉयज़ की बात आती है, वहाँ पे बात हजम नहीं होती है। काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो समझ में आते हैं कि सिस्टम के अंदर गड़बड़ है। तो पहले समझते हैं कि ये क्या प्रोसेस है और हायरिंग एंड फायरिंग का क्या प्रोसेस है, क्यों किया जाता है और ये कब होता है, और आपको क्या-क्या चीज़ें इस पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले समझते हैं कि फायरिंग क्यों हो रहा है, राइट। तो कंपनी सबसे फायरिंग से पहले हम जानते हैं कि कंपनी हायर क्यों करती है, राइट। तो कंपनी हायर करती है, आप लोगों को कुछ काम करना है कंपनी के लिए। कंपनी यानी कि अगर हम सर्विस प्रोवाइडर कंपनीज बोले, जैसे कि आपका इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, कॉग्निजेंट हो गया एंड एक्सेंचर हो गया, तो ये सारी कंपनियां जो हैं, ये सारी जो है सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। तो डायरेक्टली ये आपको क्या करती हैं, आपको एक क्लाइंट के पास भेजती है या फिर क्लाइंट के लिए आपको भेजती है। वो वहाँ पे आप लोगों को काम करना रहता है, क्लाइंट इस कंपनी को या फिर आईटी कंपनी को पे करती है और उस पेमेंट से वो आपको कुछ सैलरी दे देते हैं, राइट। तो प्रोसेस ये होता है। तो नॉर्मली क्या होता है कि कभी कभी जब एक बड़ा प्रोजेक्ट या फिर बड़ा टेंडर आने वाला होता है, उस केस में क्या करते हैं, लोग काफ़ी ज़्यादा हायरिंग करते हैं, राइट। तो काफ़ी ज़्यादा हायरिंग करने के बाद कभी कभी क्या होता है कि हायरिंग के बाद फ्रेशर की अगर हम बात करें, फ्रेशर लोगों को अगर हायरिंग होता है, तो नॉर्मली क्या होता है कि फ्रेशर लोगों को हायर करना है, फिर उनको ट्रेन करना है, ट्रेनिंग के बाद उनको कहीं पे उनको जैसा है प्रोजेक्ट के अंदर या फिर कोई क्लाइंट के पास। तो कभी कभी क्या होता है कि इंटरनल काफ़ी सारे ट्रेनिंग्स रहते हैं, काफ़ी सारे एग्जाम्स रहते हैं, वो आपको क्लियर करना रहता है। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो उसके साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, तो वो वहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो उनको वहाँ पे काफ़ी सारे टास्क दिया जाता है जिसको परफॉर्म करके उनको कंप्लीट करना रहता है। तो कोई 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 लोग रहते हैं जिन लोग कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, लेकिन नॉर्मली अगर कंपनीज के पास प्रोजेक्ट हो या फिर काम हो, वो कैसे भी करके आप लोगों को कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर वो डिप्लॉय कर देती है, राइट। तो ये नॉर्मली इशू नहीं होता है कि किसी ने परफॉर्म नहीं किया है या फिर किसी ने इंटरनल सपोज इवैल्यूएशन होता है उस पर कोप अप नहीं किया है, वैसे नहीं निकालते हैं नॉर्मली कंपनी। तो यहाँ पे मोस्टली जो लग रहा है वो क्या है कि मेजरली क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनियों के पास जो सारी कंपनियां होती हैं, सो बड़ी बड़ी कंपनियां जो होती हैं वो क्या करती हैं, वो टेंडर डालती है। काफ़ी सारे जो नए कंपनीज का सपोज मुझे क्लाइंट लेना है, किसी का इम्प्लीमेंटेशन है, किसी का सपोर्ट है, तो उसके लिए क्या करता है, ये सारी जो कंपनियां हैं वो सारी कंपनी बिड करती हैं। तो बिड करने के टाइम में इन लोगों को शो करना पड़ता है कि हमारे पास कितने क्वालिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं। तो उसके लिए ये क्या करते हैं, नॉर्मली पूल में हायरिंग करते हैं और काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा हायरिंग करते हैं। जो फ्रेशर लोगों का सपोज ये जो नंबर है 1000 2000 5000 ऐसे नंबर्स में हायरिंग होता है, राइट। तो उस केस में आपका जो सीनियर लेवल के एम्प्लॉयज़ भी होते हैं वो भी हायर होते हैं, एंड जूनियर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं या फिर फ्रेशर जो लोग रहते हैं वो भी हायर होते हैं, राइट।
तो फ्रेशर कहाँ से हायर होते हैं वो हम नेक्स्ट बात करेंगे कभी दूसरे वीडियो में या फिर दूसरे डिस्कशन में हम देखेंगे। फिलहाल के लिए हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि क्या होता है, कैसे यहाँ पे फायरिंग हो रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी देखिए एक टेंडर होता है, उसके लिए बिडिंग 4 लोगों ने किया है। तो अगर 4 लोगों में से कोई एक को अगर वो बिड मिल जाए, अगर उसको वो प्रोजेक्ट मिल जाए, तो बाकी तीनों के पास प्रोजेक्ट। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है, एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर सारे लोग बिड कर रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट, डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स रहते हैं, उनके ऊपर बिड करना रहता है। तो जब क्या होता है कि ये सारे बिडिंग्स के बाद अगर सपोज इन्फोसिस के पास या फिर दूसरे कंपनियों के पास अगर जॉब्स, सपोज इनके पास टेंडर कोई नहीं मिलता है, तो अभी इन्फोसिस के बारे में काफ़ी सारे न्यूज़ जो है, एलिगेशंस जो है वो इनकम टैक्स का प्रॉब्लम है, कहीं पे टैक्स उन्होंने पे नहीं किया है, तो बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लायंस का इशू आ रहा है। जैसा मुझे लग रहा है, दिस इज़ माय पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट श्योर कि कितना दूर तक सही है कि गलत है, बट आई बिलीव कॉम्प्लायंस इशू के वजह से शायद इन लोगों के पास जो प्रोजेक्ट है वो बहुत ही कम है। तो इसके वजह से अभी फोर्सफुली रिजाइन। क्यों, नॉर्मली अगर आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है तो आप एम्प्लॉय को पेमेंट कहाँ से करोगे? नॉर्मली आईटी कंपनीज अपने हाथ से पेमेंट नहीं करती है, राइट? तो आईटी कंपनीज के पास अगर प्रोजेक्ट है, अगर उनके पाइपलाइन है, मतलब प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन है, अगर उनको आना है, तो उस केस में क्या होता है कि वो लोग रख लेते हैं, ठीक है, आज ये अगर कंज्यूम या फिर अगर कहीं पे डिप्लॉय नहीं हुआ है, आगे आने वाले टाइम में हमारे और भी पाइपलाइन हम इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, राइट? तो प्रॉब्लम क्या होता है कि कभी कभी प्रोजेक्ट नहीं मिलता है। तो प्रोजेक्ट्स जब भी नहीं मिलता है तो ऐसे जो फ्रेशर लेवल का हायरिंग होता है या फिर जो सपोज एक्सपीरियंस लेवल का हायरिंग होता है, तो उस केस में भी काफ़ी ज़्यादा फोर्सफुल फायरिंग देखा जाता है। तो ये खाली फ्रेशर लोगों के लिए नहीं है, जो एक्सपीरियंस लोग होता है, राइट? तो ये जो चीज़ है ये सारी कंपनी के ऊपर लागू होता है। और दूसरा चीज़ जो है, अगर आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो एक और कॉन्सेप्ट है, उसको पीआईपी बोलते हैं, परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान, राइट? तो परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट प्लान भी अभी काफ़ी सारे इसको ट्रिक्स के हिसाब से यूज़ कर रहे हैं कि ठीक है, किसी को इंक्रीमेंट नहीं देना है, हाइक नहीं देना है, या फिर उनको कंपनी से बाहर निकालना है, तो वो पीआईपी का भी एक अभी झुलझाल चल रहा है, राइट? बहुत सारे कंपनी में पीआईपी होता है। अगर आपको पता है पीआईपी क्या है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसे पता चलेगा कि आपका फोर्सफुल रिज़ाइन होने वाला है या फिर आपका कोई इशू है? तो अगर आप बहुत दिनों से बेंच पे हो, राइट, बहुत दिनों से अगर बेंच पे हो, देन आपको कभी भी एचआर बुला सकती है अपने कमरे में या फिर अपने कैबिन में, बोल सकते हैं कि आ जाइए हमारे कमरे में, हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो उसी बहाने वो जाके आपको बोलेंगे कि आपको रिज़ाइन करना है, राइट? या तो आप रिज़ाइन करो एंड जो भी उनका सैलरी है, 3 महीने का सैलरी लो या फिर 2 महीने का सैलरी लो, जो भी उनका पॉलिसी रहेगा वो आपको दे के अपना एक्सपीरियंस लेटर वगैरह सारा कुछ आपको प्रोवाइड करेंगे, रिलीविंग लेटर भी आपको देंगे। और अगर आप बोलते हो कि नहीं मैं रिज़ाइन नहीं करूँगा, देन जो दूसरे कॉन्सेप्ट है, सपोज पीआईपी का कॉन्सेप्ट है या दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो ये जो इंटरनल इवैल्यूएशन के नाम पे जो आपको फायर जो टेक्निक है, निंजा टेक्निक, वो आपके ऊपर अप्लाई करेंगे। और उस केस में ना ही आपको रिलीविंग लेटर दिया जाएगा, ना ही आपको जो कॉम्पेंसेशन 3 महीने का मिलता है, ना ही वो मिलेगा। तो आपको एक दिन ऐसे ही आके आपको बोला जाएगा कि आपका आज लास्ट डे है, तो आपको जाना पड़ेगा, होता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या क्या पॉजिटिव थिंग्स आपको करना चाहिए और क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं जिससे आपको दूर रहना चाहिए? अगर आप आईटी कंपनी में, कोई भी आईटी कंपनी में अगर आप काम कर रहे हो, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको दूर रहना है? सबसे पहला है, अपने आप को क्लाइंट के साइड में बिलिंग में रखें, राइट? तो कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर आप काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट के अंदर हमेशा बने रहिए। प्रोजेक्ट के अंदर अपना जो डेडिकेशन है, अपना जो काम है उसको फुल्ली, और आपके ऊपर जैसे कोई भी या फिर आपके परफॉर्मेंस, नॉर्मली काफ़ी सारे बड़े कंपनीज क्या होते हैं, सपोज आप एक टीम में 4 लोग काम कर रहे होते हैं, तो 4 लोगों में से किसी ना किसी का एक का तो कम परफॉर्मेंस आएगा जैसे भी करके, राइट? तो सारे लोग तो एक बराबर के। तो काफ़ी सारे बड़े कंपनीज में क्या होता है, जो लोएस्ट परफॉर्मर है उसको कैसे भी करके पीआईपी में डाल के निकाल देते हैं, राइट? तो ये भी एक प्रॉब्लम है।
आईटी कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में ये प्रॉब्लम रहता है, राइट। तो काफ़ी जगह पे लोग भी डेडिकेटेडली काम करते हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम होता है। अगर आप लोगों में से किसी के साथ ये हुआ है, कौन से कंपनी में हुआ है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपके साथ कनेक्ट करने के लिए और जानने के लिए आपकी स्टोरी क्या है, आपका क्या प्रॉब्लम हुआ था, राइट। तो ये हो गया पहला चीज़, आपको हमेशा बिलेबल रहना है। जब भी आप कंपनी में काम कर रहे हो, आपको हमेशा बिलेबल रहना है, यानी कि कोई प्रोजेक्ट के अंदर आपको काम करना है, राइट। और दूसरा चीज़ जो है, आपका स्किल को हमेशा ही अपने स्किल को एनहांस करें, इंक्रीज करें। अगर आप सपोज हम एमएम के साइड में या फिर अगर हम एसएपी के साइड में बोलेंगे, तो आप जो भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, सपोज आप एमएम में काम कर रहे हो, एसडी में काम कर रहे हो, डब्ल्यूएम एडब्ल्यूएम कोई भी टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हो, तो सबसे पहले अपने टेक्नोलॉजी को सबसे अच्छी तरीके से जानो, अच्छी तरीके से उसको पढ़ो, अच्छी तरीके से उसको जानने की ट्राई करो, क्या क्या अपडेट्स आ रहा है, क्या नया चीज़ आ रहा है। तो ये सारा चीज़ जो है आपको देखना चाहिए, राइट। और तीसरा चीज़ जो है, आपको मल्टीपल स्किल्स भी डेवलप करना रहेगा। अगर आप धीरे धीरे आगे जा रहे हो, सपोज आपका एक्सपीरियंस बन गया है, 4 साल 5 साल का एक्सपीरियंस बन गया है, तो आप क्रॉस फंक्शनल मतलब सीखने की ट्राई करो, ओके। तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं, सिंगल मॉड्यूल से हो जाता है, जैसे कि हमारा एमएम मॉड्यूल या फिर एसटी मॉड्यूल या फिको मॉड्यूल, सिंगल मॉड्यूल एनफ है। आपको लाइफ टाइम आप उसी से काम करके उसी को सीख के उसी पे काम करके सारा चीज़ मैनेज कर। लेकिन जब आप ऊपर जाते हो, अगर आपके पास क्रॉस फंक्शनल स्किल्स हैं, देन थोड़ा सा वो बेहतर रहता है, क्योंकि सपोज आप क्रॉस फंक्शनल हैं, आपको 2-3 मॉड्यूल आते हैं, आप 2-3 मॉड्यूल के ऊपर काम कर रहे हैं और आप बिजनेस के लिए क्रिटिकल है, तो नॉर्मली आपका जो है, आप एक अच्छे रिसोर्स हैं, तो नॉर्मली क्लाइंट जो है आपको वो बाहर करने की कोशिश नहीं करेगा, राइट। वो आपको रिटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि अगर सपोज मान के चलिए मुझे 3 चीज़ों के ऊपर काम करना है, मुझे एमएम के ऊपर काम करना है, मुझे डब्ल्यूएम के ऊपर काम करना है, मुझे ईडब्ल्यूएम के ऊपर काम करना है, या फिर एसडी के ऊपर काम करना है। सपोज मैं 2-3 मॉड्यूल संभाल सकता हूँ। अभी मैं अगर जॉब छोड़ दूँ या फिर अगर मुझे कंपनी निकाल दे, देन मेरे पोजीशन में 3 लोगों को हायर करना पड़ेगा, राइट। सो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर द क्लाइंट्स, ओके। कंपनी के लिए बेनिफिट हो सकता है, लेकिन क्लाइंट के लिए, जो एक्चुअल में बिजनेस है, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल नहीं होता है, तो वो लोग रिटेन करते हैं। तो अगर कोई ऐसा क्रिटिकल स्किल वाला रिसोर्स है, तो नॉर्मली क्लाइंट जो है उसको छूना नहीं चाहती है, राइट। तो ये एक रीज़न हो गया, आपको ऐसे अपने आप को अपना जगह बनाना है, अपने आप को वैसा क्रिटिकल रिसोर्स बना के रखना है, राइट। तो कैसे बनाना है, आप जब प्रोजेक्ट के अंदर में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा आपको क्या क्या चीज़ें करना है, क्या क्या चीज़ें आपको डेवलप करना है। तो ये हो गया डूज, ये चीज़ें आपको करना है, राइट। आपको सीखना है, आपको एनहांस करना है। और टेक्नोलॉजी में जब तक हम लोग काम कर रहे हैं, तो हमको हर रोज़ कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, कुछ ना कुछ जानना पड़ता है, कुछ ना कुछ अपने आप को बेहतर बनाना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सोच लिया कि मैंने एसएपी एमएम पढ़ लिया, मैंने एसएपी एमएम सीख लिया और जॉब भी कर रहा हूँ, 3-4 साल हो गए, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। ऐसा नहीं होता है, आईटी कंपनी में हर टाइम में सीखना पड़ता है, नई चीज़ें जानना पड़ता है। तो ये हो गया डूज। डोंट्स में क्या नहीं करना है, सबसे पहला चीज़ ये है कि अगर आप बेंच पीरियड में हो, तो बेंच पीरियड में जितना जल्दी हो सके, जितना हाथ पैर मारो और अपना एक प्रोजेक्ट जितना जल्दी हो सके ऑनबोर्ड करके ले लो। जितना बेंच में आप ज़्यादा टाइम बैठोगे, उतना चांसेस ज़्यादा रहता है कि एचआर आपको एक ईमेल ड्रॉप कर दे के मीट मी इन द केबिन, राइट। सो वो प्रॉब्लम रहता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहला चीज़ है, आपको बिलेबल होना है, आपको बेंच में ज़्यादा पीरियड, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहना है, राइट। एंड देन जो रहता है, आपको नॉर्मली अगर आप प्रोजेक्ट में एलोकेटेड हो, देन आपको जो अपना टास्क है, जो अपना काम है, वो टाइमली करना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। ये सबसे अहम और इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है, ताकि कल को कोई आपको परफॉर्मेंस की वजह से या फिर आपके सपोज कॉम्प्लायंस की वजह से कोई आपको। एंड तीसरा चीज़ जो मैं बोलूँगा कि हमेशा जो भी लोग काम कर रहे हैं, वो लोग काम को अपना अच्छी तरीके से उसको डॉक्यूमेंट के ऊपर, प्रूफ के ऊपर रखो। काफ़ी सारा प्रॉब्लम होता है, काफ़ी सारे चीज़ रहते हैं जो प्रॉब्लम करती है कि आपने काम किया है पर उसका कोई प्रूफ नहीं है, राइट। तो इस पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसके ऊपर भी ध्यान रखिए। तो ऐसे मेंटेन कर सकते हो जॉब के ऊपर। अगर आप जॉब कर रहे हो, देन आप ये सारी चीज़ों के और ध्यान पे रखो।
और हमेशा अपने आप को कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर रखने की कोशिश करो। अगर आपको प्रोजेक्ट से रिलीज़ मिला है, काफ़ी सारे चीज़ होता है कि हम एक ही प्रोजेक्ट में लंबे समय तक काम नहीं कर सकते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं वो लंबा चलता है। एंड नॉर्मली अगर आपका शॉर्ट प्रोजेक्ट है देन आपको थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना है कि बेंच में अगर आप हो तो बेंच एजिंग पीरियड, अगर फर्स्ट डे ऑफ बेंच जब आप बेंच पे हो तभी से आपको प्रोजेक्ट ढूंढ लेना है और आपको जितना जल्दी हो सके डिप्लॉय होना है। लास्ट चीज़, अगर आपको एचआर बोलता है या फिर एचआर बोलते हैं कि आपको रिज़ाइन करना है तो ऐसे ही रिज़ाइन मत करिए, बैकअप प्लान बनाइए। तो हमेशा बैकअप प्लान की ज़रूरत पड़ता है, बैकअप प्लान हमेशा रहना चाहिए। और जो अपना फाइनेंशियल प्लानिंग भी करके रखें तो वो भी हेल्प करता है काफ़ी सारे टाइम में, क्योंकि कौन से दिन में क्या होगा पता नहीं है। तो अगर आईटी कंपनी में है तो सारी चीज़ अनश्योरिटी में चलता है, तो ज़रूर ही सारे चीज़ों को ध्यान में रखें और उसी के हिसाब से एक्ट। तो ये था बेसिकली आज का वीडियो। तो अगर आपको ये पसंद आया तो ज़रूर डू लाइक द वीडियो एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, जो लोग आईटी में जॉब कर रहे हैं, क्या उनका ओपिनियन है इस चीज़ के ऊपर, क्या वो बोलना चाहते हैं, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या 700 एम्प्लॉई का एक साथ में ही कंप्लायंस या फिर जो उनका इंटरनल इवैल्यूएशन ख़राब हुआ होगा, क्या है आपका राय, ज़रूर ही मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगले आने वाले क्लासेस में हम हो सकता है कि हम करंट टॉपिक के ऊपर कुछ डिस्कस करें। तो ये आई बिलीव ये एक चीज़ है जिसको सबको जानना चाहिए, सबको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछते हैं इसी के ऊपर, जॉब नहीं मिलती है, फ्रेशर का जॉब नहीं आता है। तो मे बी नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे कि फ्रेशर के ऊपर कैसे जॉब के लिए ट्राई करें, सेशन लेने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और ग्रो करते रहिए। बाय बाय।